हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर लेंगे और ये एक वलय के अभिलक्षण और क्षेत्र और पूर्णांक के प्रांत के अभिलक्षण का ही एक पार्ट है और बड़ा मोस्ट लेक्चर है। अपनी बुक में ये थ्योरम थोड़ा सा सही नहीं है तो इसको आप लोग पूरा अच्छी तरीके से उतारेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पे कि अपन ने पूर्णांक के प्रांत तथा क्षेत्र का अभिलक्षण निकालना सीखा था और उस केस में मैंने आपको पूर्णांक के प्रांत के एग्जाम्पल भी बताया कि z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट सभी पूर्णांक के प्रांत हैं और ये कैसे पूर्णांक के प्रांत हैं? अपरिमित पूर्णांक के प्रांत हैं। और अगर क्षेत्र की बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि z प्लस डॉट को छोड़ दो और ये तीनों भी जो है क्षेत्र हैं, ठीक है। अब अपन जब इनका अभिलक्षण निकालते थे तो अपन क्या निकालते थे कि गुणन संक्रिया के लिए जो तस्मक अवयव होता था उसको किसी एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से गुणा करें और जीरो जो है योग संक्रिया का शून्य अवयव है वो प्राप्त अपने को होना चाहिए। अगर ऐसा प्राप्त हो जाता है तो उस केस में n तो क्या होता है, इसका अभिलक्षण कहलाता है। और ऐसा n को आप नहीं ढूंढ पाते जिसमें n डॉट वन बराबर क्या हो, जीरो हो, तो उसका अभिलक्षण क्या होता है, शून्य या अनंत। तो आपने देखा था जितने भी अपरिमित पूर्णांकीय प्रांत हैं या क्षेत्र हैं उन सभी का अभिलक्षण क्या आता है, शून्य या अनंत, क्योंकि अपन ऐसा n का अस्तित्व पता नहीं कर सकते कि n इंटू वन बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। लेकिन अपन जानते हैं कि भाई पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, परिमित भी होता है, ठीक है। तो जैसे उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जेड पी प्लस पी और क्रॉस पी, ये सब भी क्या है, पूर्णांकीय प्रांत के एग्जाम्पल थे जहाँ पी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो उस केस में अपन ने क्या ढूंढा था कि पी को जब भी गुणा करेंगे वन से, वन तो अभी भी क्या है इसकी, पी के लिए, जेड पी के लिए क्या है, तस्मक अवयव है। जेड पी का मतलब क्या है यहाँ पर कि जीरो से लेके p माइनस वन तक के अवयव इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और गुणन संक्रिया किसकी है, अपने क्रॉस p इंटू वन को अपन जब p से गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, अपने पास शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में सब में ये चीज़ प्राप्त होगी, जैसे p प्राइम नंबर है और z5 ले अपन +5 और क्रॉस 5, ठीक है। तो अब z5 का मान क्या होगा, जीरो से लेके 4 तक। और आप इस केस में किसी भी अवयव को किससे गुणा करो, 5 इंटू वन से गुणा करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, अपने पास जीरो आएगा। और यही वन का क्या होता है, ऑर्डर होता है इस केस में। तो वन का ऑर्डर भी कितना आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि अपन ये समझाना चाह रहे हैं कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण दो तरीके से प्राप्त हुआ। अगर अपरिमित है तब तो इसका अभिलक्षण क्या हुआ, शून्य या अनंत। और अगर अपने पास पूर्णांकीय प्रांत है तो पूर्णांकीय प्रांत परिमित है तो उस केस में ये तभी परिमित होगा जब p यहाँ प्राइम नंबर होगा, तो इसका अभिलक्षण ऑटोमेटिकली आपको क्या आएगा, p आएगा, ठीक है। अब वो ये चाहता है कि इसको आप थ्योरम की फॉर्म में प्रूफ करो। तो मैंने बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ईजी पार्ट है, ठीक है। तो थ्योरम क्या बनती है बेटा अपने, कि किसी पूर्णांकीय प्रांत, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी पूर्णांकीय प्रांत, और ब्रैकेट में क्षेत्र भी लिख सकते हैं अपन, तो ये दोनों के लिए ये बात सही है। किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण शून्य या अनंत, शून्य होता है, शून्य या अनंत तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो शून्य होता है, किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण शून्य होता है या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है बेटा जिसमें अपन क्या करते हैं कि जिस संख्या में या तो स्वयं का भाग लगे या वन का भाग लगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके सिवाय यदि कोई संख्या है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी और वो क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या में क्या फ़ायदा होता है, उसको दो भागों के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं अपन, जो दोनों संख्या अदर देन वन होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण शून्य होता है या अभाज्य संख्या, ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में कि माना कि डी कॉमा प्लस कॉमा डॉट। अब आप एक चीज़ ले लो, या तो पूर्णांकीय प्रांत ले लो या क्षेत्र ले लो, एक पूर्णांकीय प्रांत है, ब्रैकेट में आप क्षेत्र भी लिखते जाओ तो एक ही बात है। माना कि डी कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है जिसका अभिलक्षण एक अशून्य संख्या
जिसका अभिलक्षण एक अशून्य संख्या p है, जिसका अभिलक्षण एक अशून्य संख्या क्या है, p है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है d प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत, अब ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, क्षेत्र है जिसका अभिलक्षण एक अशून्य संख्या p है, और मुझे प्रूव करना है कि इस p को अभाज्य नंबर प्रूव करना है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है। क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें p एक अभाज्य संख्या है। तो मैं एक विरोध के रूप में रिजल्ट मानता हूँ और वो ये कहता हूँ कि संभव हो तो माना कि p एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो लिखो संभव हो तो माना कि p एक अभाज्य संख्या नहीं है। संभव हो तो माना कि p एक अभाज्य संख्या नहीं है। संभव हो तो माना कि p एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है इसका मतलब p एक संयुक्त संख्या है। तब p एक संयुक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तब p एक संयुक्त संख्या है। तब p एक संयुक्त संख्या है। ठीक है, माना p इज इक्वल टू p1 इंटू p2। जब संयुक्त संख्या है, जैसे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। ठीक है, तो अपन ने मान लिया p एक संयुक्त संख्या है और उसको कैसे अपन 2 भागों में लिख सकते हैं, p1 इंटू p2। जब भी संख्या संयुक्त होगी तो उसको 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, और दोनों संख्याएं अदर देन 1 होनी चाहिए, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, p1 का मान लेस देन p ग्रेटर देन p, इस पर कंडीशन आएगी, और इसी प्रकार से p2 का मान भी लेस देन p और ग्रेटर देन p होगा। ठीक है, जैसे अपन 6 लिखते हैं ना, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो 3 का मान क्या होता है, 6 से तो कम, ये 6 है, तो 3 का मान 6 से कम और 1 से बड़ा, और 2 का मान 1 से बड़ा और 6 से कम। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख के बताई है आपको कि p इज इक्वल टू क्या है, p1 इंटू p2, अगर p एक संयुक्त संख्या है। और ये इसकी मेन चीज़ है बेटा, ये ध्यान रखना कि p1 का मान यहाँ p से कम है, 1 से बड़ा है, p2 का मान यहाँ 1 से बड़ा है और p से कम है। ठीक है, अब d का अभिलक्षण p है। अब d का अभिलक्षण क्या माना है आपने, p है, तब क्या लिखेंगे अपन, इट इम्प्लाइज p इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अभिलक्षण की क्या परिभाषा है कि उसको अगर 1 से गुणा करें तो उस केस में क्या प्राप्त होना चाहिए, 0, और p यहाँ क्या होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, p यहाँ क्या होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, p को p1 इंटू p2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 लिखी जा सकती है भाई ये चीज़ आराम से। अब इसके बाद वो ये कहता है कि जैसे ही आपने ये चीज़ लिखी तो दोनों तरफ आप 1 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो, 1 से। इट इम्प्लाइज p1 p2 इंटू 1 इंटू 1 0 इंटू 1 बराबर 0। और 1 से गुणा करने पर अपन क्या लिख सकते हैं कि ये चीज़ इस रूप में लिखी जा सकती है। एडजस्टमेंट कर लेंगे क्योंकि इंटीग्रल डोमेन जो है रिंग होता है, और रिंग में क्या होता है कि ये गुणन संक्रिया जो होती है सहचारी होती है, तो ये एडजस्टमेंट आप आराम से कर सकते हो। अब D क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो आपने इंटीग्रल डोमेन की क्या खासियत है कि ये शून्य भाजक रहित होता है। शून्य भाजक रहित होता है, इसका मतलब क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ 0 आ रहा है, तो या तो ये संख्या 0 होगी या ये संख्या 0 के बराबर होगी। तो इसको लिख सकते हैं अपन, इट एम्प्लाइज p1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 या p2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूंकि D एक शून्य भाजक रहित वलय है। और अगर क्षेत्र के लिए है ये चीज़, तो अपन ने क्षेत्र में भी क्या प्रूव किया था कि प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है, तो वहाँ भी ये चीज़ ऑटोमेटिकली चलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने, चूंकि D एक शून्य भाजक रहित वलय है, तो या तो ये चीज़ 0 होगी या ये चीज़ 0 होगी। और ये चीज़ 0 होगी तो ये किसकी डेफिनेशन है, अब वापस अभिलक्षण की।
कि P1 इंटू 1 बराबर 0, तो या तो अभिलक्षण P1 हुआ या फिर अभिलक्षण क्या हुआ, P2 हुआ। और P1 और P2 दोनों ही किससे कम है बेटा, P से कम है। तो उस केस में ये चीज़ गड़बड़ा गई अपनी जो अपन ने मानी थी। तो आप लिखोगे इट इम्प्लाइज D का अभिलक्षण, इट इम्प्लाइज D का अभिलक्षण या तो P1 है या P2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि या तो D का अभिलक्षण P1 है या P2, परंतु P1 कॉमा P2 प्रत्येक अशून्य संख्या P से कम है। ठीक है, परंतु P1 कॉमा P2 प्रत्येक अशून्य संख्या P से कम है। अतः यह हमारे पूर्व कथन की P D का अभिलक्षण है, कि P D का अभिलक्षण है का विरोधाभास है। थोड़ी सी लैंग्वेज बनानी पड़ती है, किताब में भी कई बार गड़बड़ होती है लैंग्वेज बेटा। ठीक है, क्या कि D का अभिलक्षण या तो P1 है या P2 है, परंतु P1 कॉमा P2 प्रत्येक अशून्य संख्या P से कम है। अतः हमारे पूर्व कथन की P D का अभिलक्षण है का विरोधाभास है। और विरोधाभास क्यों हुआ ये, क्योंकि हमने एक गलत चीज़ मान ली कि P को क्या मान लिया, कंपोजिट नंबर, जबकि P क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। ठीक है, यह विरोधाभास P को संयुक्त संख्या मानने से हुआ है। ठीक है, अतः P संयुक्त संख्या नहीं हो सकती, P संयुक्त संख्या नहीं हो सकती। P एक क्या होगा, प्राइम नंबर है। अतः P एक प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अतः P एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि D का अभिलक्षण क्या होगा, हर हालत में एक अभाज्य संख्या ही होगी यदि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण क्या है, कोई अशून्य संख्या है। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि अब थ्योरम का दूसरा पार्ट करो। यदि D का कई बार भूल जाते हैं अपन, दूसरा पार्ट, यदि D का अभिलक्षण शून्य है तब प्रमेय स्वतः ही सिद्ध होगी। तब प्रमेय स्वतः ही सिद्ध होगी। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये बेटा, और हर हालत में अपने को आनी चाहिए। क्या है प्रमेय, कि किसी भी पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण या तो प्राइम नंबर होगा या शून्य संख्या होगी। शून्य संख्या मतलब कि उसका ऐसा n का अस्तित्व अपन नहीं पता कर सकते जिसके लिए n.1 = 0 हो। ठीक है, तो पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण या तो शून्य होगा या प्राइम नंबर। हमने क्या प्रूव किया कि सर्वप्रथम माना कि D प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, फिर हमने ये कहा कि इसका अभिलक्षण माना कि एक अशून्य संख्या P है। हमें सिद्ध करना है ये अशून्य संख्या P एक प्राइम नंबर होगी। संभव हो तो माना कि एक विरोधाभास लिया कि P एक प्राइम नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हमने P को दो संख्याओं के गुणनफल P1 इंटू P2 की फॉर्म में लिख दिया, और फिर P1 और P2 पे एक कंडीशन लगाई कि P1 का मान हर हालत में 1 से बड़ा है और P से छोटा है, P2 का मान भी 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब चूंकि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण P है तो P इंटू 1 = क्या होना चाहिए, 0। P की जगह P1 इंटू P2 लिखा, दोनों तरफ 1 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास, P1 इंटू 1 बराबर 0 और P2 इंटू 1 बराबर 0। तो ये क्यों आया, क्योंकि D जो होता है शून्य भाजक रहित है, और P1 और P2 इसके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, अब इसके अभिलक्षण होनी चाहिए। लेकिन P1 और P2 तो दोनों ही P से कम है, तो जो हमने शुरू में माना था कि D का अभिलक्षण P है वो गलत आ गया रिजल्ट। और गलत रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि हमने एक गलत चीज़ मान ली कि P एक प्राइम नंबर नहीं है।
ठीक है। तो हर हालत में P क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और फिर लास्ट में एक चीज़ जरूर लिखनी है, यदि D का अभिलक्षण शून्य है तब प्रमेय स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेटा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, किस पे, वलय के अभिलक्षण पे, क्षेत्र के अभिलक्षण पे और पूर्णांकीय प्रांत के अभिलक्षण पे। तो एक ही थ्योरम आती है, इस पे ध्यान रखना। और ये थ्योरम 10 में से 8 साल आती है, तो हर हालत में अपने को इस थ्योरम को करके जाना है। और बुक में सही नहीं है तो आप इसी से करोगे, हो सकेगा तो मैं इसका आपको नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या पढ़ा, वलय का अभिलक्षण पढ़ा, पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण पढ़ा, क्षेत्र का अभिलक्षण पढ़ा। अपन ने ये पढ़ा कि Z प्लस डॉट, Q प्लस डॉट, R प्लस डॉट, C प्लस डॉट सभी के अभिलक्षण शून्य या अनंत होते हैं। और ZP प्लस P क्रॉस P का अभिलक्षण P होता है, और जो उसका अभिलक्षण है वही उसके 1 का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने करी। अब कल फिर नया लेक्चर करेंगे बेटा आप।